तो आज हम हिंदी की बुनियाद को समझेंगे और इसके लिए हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे। चलिए देखते हैं कि हिंदी के वाक्य कैसे सही तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सा सवाल है जो अक्सर लोगों को उलझाता है। पानी के लिए हम कहते हैं बहता है, पर नदी के लिए कहते हैं बहती है। ऐसा क्यों? देखिए, बात बस इतनी सी है कि पानी पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग। और बस इसी क्यों को समझ लेना हिंदी व्याकरण को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहली और जरूरी चीज जो हमें समझनी है वो है लिंग। हिंदी में हर संज्ञा का यानी मतलब हर नाम का एक लिंग होता है, या तो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। और मजे की बात यह है कि ये लिंग सिर्फ उस शब्द तक ही नहीं रहता, बल्कि ये पूरे वाक्य की क्रिया को भी बदल देता है। अब ये जो नोट्स हैं, इनमें देखिए कितनी सीधी सादी परिभाषा दी गई है। लिंग शब्द का वो रूप है जो बताता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराए, और पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का। बिल्कुल साफ है ना? तो अब सवाल यह है कि पुल्लिंग शब्दों को पहचाने कैसे। इसके लिए एक बहुत ही सरल सा नियम है जिसे याद रखा जा सकता है। आमतौर पर जितने भी पहाड़, देश और महासागरों के नाम होते हैं ना, वो पुल्लिंग ही होते हैं। और इसके कुछ साफ साफ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे पर्वतों में हिमालय, रॉकी, देशों में अमेरिका, भारत, चीन, और सागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब पुल्लिंग हैं। अच्छा, ये तो हुई पुल्लिंग की बात। अब स्त्रीलिंग को कैसे पहचाने? तो इसके लिए भी एक नियम है। आमतौर पर नदियों, भाषाओं और जो धार्मिक या बड़ी किताबें होती हैं, उनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, ये नोट्स इस नियम को कितने अच्छे से समझाते हैं। जैसे नदी का नाम गंगा, भाषा का नाम हिंदी और किताब महाभारत, ये सब के सब स्त्रीलिंग हैं। और अब याद आया हमारी शुरुआती पहेली। इसी नियम की वजह से नदी स्त्रीलिंग है और उसके साथ क्रिया लगती है बहती है। ठीक है, तो लिंग की बात तो हो गई। अब हिंदी की दूसरी बुनियाद पर आते हैं और वो है वचन। वचन का मतलब है कि हम एक चीज की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की। सीधी सी बात है, ये सब कुछ गिनती का खेल है। अगर कोई चीज एक है तो वो एक वचन है, और अगर एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन है। ज्यादातर शब्दों के लिए ये बिल्कुल सीधा होता है। जैसे लड़का का बन गया लड़के, किताब का हो गया किताबें, और पत्ता का पत्ते, एक वचन से बहुवचन। पर हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो इस नियम को नहीं मानते। मतलब कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं और कुछ हमेशा बहुवचन। हाँ, जैसे कि इन नोट्स में बताया गया है, पानी या दूध को देखिए, ये हमेशा एक वचन ही रहेंगे, चाहे कितना भी पानी क्यों ना हो। और दूसरी तरफ आंसू या हस्ताक्षर जैसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। तो अब तक हमने लिंग और वचन यानी दो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन सब को सही तरीके से जोड़कर एक शुद्ध वाक्य कैसे बनाया जाता है। देखिए, वाक्य की सबसे अच्छी परिभाषा यही है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। मतलब सिर्फ शब्दों को एक साथ रख देने से बात नहीं बनती, उनका कोई सही मतलब निकलना चाहिए, और वो मतलब सही क्रम से ही निकलता है। और हिंदी में शब्दों का एक स्टैंडर्ड क्रम होता है। कर्ता यानी जो काम कर रहा है वो पहले आएगा, और क्रिया यानी जो काम हो रहा है वो हमेशा वाक्य के अंत में। जैसे मोहन बांसुरी बजाता है, यहां मोहन करता है और बजाता है क्रिया है जो एकदम आखिर में है। लेकिन हाँ, इस मूल नियम के कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं। ये चार खास मामले हैं जो हमें ज्यादा बेहतर वाक्य बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि किसी को पुकारना हो, या सवाल पूछना हो, या फिर नहीं का इस्तेमाल करना हो, तो शब्द अपनी जगह बदलते हैं। चलिए, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डाली जाए जो अक्सर हो जाती हैं। इनको पहचानना और सुधारना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही आम गलती है अनावश्यक शब्द यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल। जैसे मेरे पास केवल मात्र 50 रुपए हैं। भाई, केवल और मात्र का तो मतलब ही एक है, तो सही वाक्य होगा मेरे पास केवल 50 रुपए हैं। अब इस वाक्य को देखिए, वृक्ष में कौवा उड़ गया। क्या इसमें कुछ अजीब लगा? बिल्कुल, कौवा पेड़ में नहीं, पेड़ से उड़ेगा। तो सही क्रिया के साथ सही शब्द लगाना भी जरूरी है। सही वाक्य है वृक्ष से कौवा उड़ गया। और ये वाला तो और भी मजेदार है, वे अपनी ओढ़नी के साथ आए हैं। अब ओढ़नी तो एक दुपट्टा होती है, मतलब ही बदल गया पूरा।
असल में कहना था वे अपनी पत्नी के साथ आए हैं। इससे पता चलता है कि सही संज्ञा चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर गलतियां इन्हीं 3 वजहों से होती हैं। या तो शब्दों का क्रम यानी पदक्रम गलत होता है, या हम फालतू के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही गलत शब्द चुन लेते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हिंदी को एकदम शुद्ध करना है तो कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। हर संज्ञा के लिंग का ध्यान रखें, सही वचन का प्रयोग करें, शब्दों का सही क्रम पता हो और फालतू या गलत शब्दों से बचें। यही शुद्ध हिंदी की असली बुनियाद है। तो अब जब हम इन नियमों को जानते हैं तो एक सवाल उठता है, इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना हमारी बात करने की ताकत को कितना बदल सकता है? देखिए, ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये अपनी बात को, अपने विचारों को बिना किसी उलझन के ठीक वैसा ही सामने वाले तक पहुंचाने का जरिया है जैसा हम चाहते हैं।